एक बार फिर से पार्ट 2 की ओर। ठीक है, देखिएगा देहरादून पार्ट 2 में हम देहरादून की जो लोकेशन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे कुछ बहुत देहरादून के जो बेहतरीन फैक्ट है उस पर बात करेंगे, और साथ में इसकी सीमाओं का और इसकी नदियों का जो है आज हम लोग इस पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो मैं देहरादून का मैप बना रहा हूं, मतलब वैसे बना रहा हूं हल्के में समझने के लिए। ठीक है, छोटा बनाता हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सपोज करो ये देहरादून का मैप है। ठीक है, अब देखिएगा देहरादून का मैप है। देहरादून की बात बताओ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1817 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा इसे सहारनपुर संभाग में जो है मिलाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1825 में कहा जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी में, कुमाऊं कमिश्नरी में इसे शामिल किया गया था 1825 में। ठीक है, 1829 में देहरादून, दून प्लस जौनसार भाबर, याद रखिएगा 1829 में दून प्लस जौनसार बाबर को मिला के, ठीक है, दोनों को मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया। यहां पे किया है मेरठ मंडल में शामिल। ठीक है, याद रखिएगा 1829 में। इसके बाद 1867 में कहा जाता है कि देहरादून नगर पालिका की स्थापना की गई, गठन किया गया। देहरादून नगर पालिका का गठन 1867 में। इसके बाद 1871 में बताया जाता है कि इसको पूर्ण एक जिले के रूप में दर्जा दिया गया, पूर्ण जिले के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, 1817 में ट्रेल द्वारा सहारनपुर संभाग में देहरादून को मिलाया गया, और 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में इसको शामिल किया गया। 1829 में इसे दून प्लस जौनसार बाबर जो है उसके एक साथ मिला के मेरठ मंडल में इसे शामिल किया गया। 1867 में देहरादून नगर पालिका की स्थापना हुई। 1871 में इसे पूर्ण जिले का दर्जा दिया गया, मतलब 1871 में एक जिला बना। 1975 में इसको मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, गढ़वाल मंडल का हिस्सा बना दिया गया 1975 में। ठीक है, इसके बाद 1998 में देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है, नगर, यहां लिख देता हूं आपको समझ में नहीं आएगा तो, 1998 में देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई। एक हमने देहरादून के फैक्ट पे जो है मैंने आपको बता दिए हैं। 1817, 1825 कुमाऊं कमिश्नरी, 1829 देहरादून प्लस जौनसार बाबर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जौनसार बाबर को देहरादून में कब शामिल करके मेरठ मंडल में शामिल किया गया, 1829 में। ठीक है, 1867 में देहरादून नगर पालिका जो है वो बनी। 1871 में इसे पूर्ण जिले का दर्जा दिया गया। 1975 में मैंने आपको बताया था मेरठ मंडल में इसे शामिल किया गया, और 1975 में मेरठ मंडल से इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, और 1998 में नगर निगम की स्थापना हुई देहरादून की। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं। आगे चलने के साथ साथ हम लोग देखते हैं देहरादून की सीमा। ठीक है, देहरादून की सीमा याद रखिएगा दो राज्यों से मिलती है, दो राज्यों से मिलती है। ठीक है, यहां पे एचपी लिख देता हूं, और एचपी से जिस जिले से लगती है वो है सिरमौर जिला। एचपी के सिरमौर जिले से देहरादून की सीमा लगती है। और दूसरा यहां पे यूपी के सहारनपुर जिले से, सहारनपुर वाला जो एरिया है। ठीक है, जो देहरादून का जो लोकेशन है, इस लोकेशन में ये दो राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। एचपी से बनाता है, उसका सिरमौर जिला जो है देहरादून से लगता है। दूसरा यूपी से बनाता है, यूपी का सहारनपुर वाला क्षेत्र देहरादून से लगता है। ठीक है, ये फैक्ट में जो है वो मिटा दे रहा हूं, लिखते रहिएगा। ठीक है, साथ साथ में इसके अलावा देखिएगा ये उत्तराखंड के 4 जिलों से लगता है। उत्तराखंड के 4 जिलों को स्पर्श करती है देहरादून की सीमा। ठीक है, आपको बता दूं, पौड़ी पहला, हालांकि कुछ भी कह लो, पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा हरिद्वार, अगला टिहरी, ऐसे बनाते रहे, अगला टिहरी, और देन फाइनल उत्तरकाशी। ठीक है, दो स्टेट से सीमा बनाता है एचपी और यूपी,
और 4 जिलों से, उत्तराखंड के 4 जिलों से, उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी से ये जो है वो सीमा बनाता है, मतलब स्पर्श करती है इसकी सीमाएं 4 जिलों से, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो देहरादून है ये शिवालिक शिवालिक और ऊपर आता है इसके मध्य हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय, यानी कि जो ये देहरादून है ऊपर है मध्य हिमालय, ये मैं इसको मिटा देता हूं पार्ट 2, मध्य हिमालय, और इसके नीचे देहरादून के नीचे है आपका क्या, शिवालिक, और बीच में ये क्या है, दून, इसे दून कहा जाता है, ठीक है। तो बता दिया मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में देहरादून पड़ता है, यानी दून पड़ता है, ठीक है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है, लगभग 75 किलोमीटर लंबा, ठीक है, 75 किलोमीटर का है। देहरादून का सबसे बड़ा दून आपसे आए तो देहरादून, और देहरादून की लोकेशन पूछे ज्योग्राफिकल हिसाब से, कंडीशन से, तो आप आंसर दे दोगे कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो दून घाटियां पड़ती है, ठीक है, उनके बीच में देहरादून पड़ता है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है, लगभग 75 किलोमीटर का एक ट्रैक है, ठीक है। इसके अलावा देहरादून की बात करते हैं हम लोग आगे, ठीक है, ये समझ में आया आपको। देहरादून देखिएगा हमारे राज्य का सबसे पश्चिमी जिला भी है, सबसे, उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, देहरादून, ठीक है, ये सबसे पश्चिमी जिला भी है देहरादून, कहां का, उत्तराखंड का, ठीक है। इसके अलावा सबसे पूर्वी जिला आपको पता होगा कौन सा है, हमारा पिथौरागढ़, ठीक है, और सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है यूएस नगर। लोकेशन ऐड कर लीजिएगा, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी जो है उधम सिंह नगर, सबसे पश्चिमी जो है वो देहरादून, और सबसे पूर्वी जो है वो कौन सा है, पिथौरागढ़। तो आपसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कई बार पूछ लेता है, और आपसे दक्षिण से उत्तर की लंबाई पूछ लेता है, तो वो बोलेगा दक्षिण से, और जब हम उत्तराखंड की सीमाओं में उत्तर से दक्षिण की सीमाओं का आकलन करें तो इस कंडीशन में लास्ट में कौन से 2 जिले आएंगे, तो ऊपर से आएगा उत्तरकाशी, नीचे आएगा यूएस नगर, ठीक है। और देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कॉपी पेन लेके चले, बहुत ही ये आपके काम आएंगे, ठीक है, इन फ्यूचर में। इसके अलावा देखिए देहरादून में 2 नदियों का एक जगह संगम होता है, यमुना और आसन नदी, थोड़ा नदी लोकेशन भी कहते हैं, यमुना और आसन नदी, इन दोनों नदियों का जहां पे संगम होता है उसे डाक पत्थर बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया डाक पत्थर कहलाता है जहां पे यमुना और आसन नदियों का संगम होता है। इधर पे क्या है, एक जलाशय बना है इनसे, ठीक है, जलाशय, और यहां पे एक बैराज बनाया है इसी के नाम से, आसन नदी के नाम से आसन बैराज बना है। एक बार फिर से बता रहा हूं, यमुना और आसन नदियों के संगम पर डाक पत्थर है, इसी डाक पत्थर के लोकेशन में क्या है, भारत सरकार ने, या कह सकते हो कि यूपी सरकार, भारत सरकार ने ही 1967 में इस एरिया में आसन बैराज का निर्माण किया, ठीक है। ये बैराज वर्तमान में जो प्रवासी पक्षी है और पक्षियों की बहुत सारी जो स्पीसीज है, जातियां हैं, उनके लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आप तरह तरह की जो है पक्षियां देख सकते हो इस आसन बैराज में, ठीक है। ये जो जलाशय बना है इन दोनों नदियों के बीच से आसन बैराज में, इसे ढालीपुर झील भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ढालीपुर झील। एक्चुअल में ढालीपुर झील कोई बड़ी बात नहीं है, जो यमुना और आसन के संगम पे जो डाक पत्थर है इसके आसपास में, खासकर आसन नदी के एरिया में ज्यादातर जो आसन बैराज बना है 1967 में, ठीक है, इससे जो जलाशय बना है, इस जलाशय से वहां पे जो एक झील का निर्माण हुआ है, या यानी जल भरा है, उसको हम बोलते हैं ढालीपुर झील, ठीक है। और यहाँ पे प्रवासी पक्षी और पक्षियों की बहुत सी जो जातियां हैं वो देखने को मिलती है आसन बैराज में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, लिखते रहिएगा हर फैक्ट, ठीक है। आगे देखिएगा, वैसे देखा जाए तो देहरादून जो टाउन है, मतलब मेन देहरादून है, उसकी मेन जो नदी है वो है सोंग नदी। सोंग नदी देहरादून, खाली देहरादून टाउन की बात कर रहा हूं, देहरादून जो नगर है, ठीक है, उसकी मुख्य नदी है
इसके अलावा इसकी सहायक नदी है एक सिसवा, ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है सिसवा, ठीक है। इस सिसवा की अन्य सहायक नदी है, मेन तो जो है सोंग है, जिस प्रकार से हमारी अलकनंदा है उसी प्रकार से देहरादून में सोंग जो नदी है उसका मतलब महत्व है, ठीक है। जिस प्रकार से आप ये अलकनंदा नदी तंत्र है, इसमें क्या पढ़ते हो, तरह तरह की, मतलब जो 5 प्रयाग बनते हैं उन नदियों को जो संगम होता है वो सब किसमें, मेन नदी कौन सी है, अलकनंदा, उसमें 5-6 प्रकार की जो प्रयाग है उन नदियों का संगम होता है। उसी प्रकार से सेम हम जो है कैलकुलेट करेंगे देहरादून के नजरिए से सोंग नदी। इसकी जो सहायक है सिसवा नदी, इस सिसवा की भी सहायक है, याद रखिएगा, इस सिसवा की भी अलग सहायक नदी है, कौन सी, बिंदाल नदी और रिस्पना नदी। ये मेन देहरादून टाउन की नदी है, बिंदाल नदी और सिसवा रिस्पना नदी। ये सिसवा नदी की ही सहायक है। एक बाल्दी नदी भी है, ये भी यहीं से निकलती है, बाल्दी नदी, ये भी लास्ट में सोंग में ही मिलती है बाल्दी नदी। ये जो बाल्दी नदी है ना, आपने देखा होगा देहरादून में बहुत ज्यादा फेमस है एक पर्यटन एरिया सहस्त्र धारा, जो गंधक युक्त उसके लिए जाना जाता है, सहस्त्र धारा, ठीक है, सहस्त्र धारा। एक्चुअल में जो सहस्त्र धारा है वो इसी नदी पे है, कौन सी, वाल्दी नदी पे, ठीक है। सिसवा नदी की सहायक है रिस्पना और बिंदाल, सिसवा और बाल्दी सब किसकी सहायक है, मेन सोंग नदी की। अब ये सोंग नदी लास्ट में किसकी सहायक है बताइए, गंगा की। ये गंगा यहां से आ रही है पूरी गढ़वाल से बहते हुए, देवप्रयाग से होते हुए गढ़वाल से, ठीक है, गंगा नदी। अब गंगा नदी जब आती है वहां से बहते हुए, एक्सैक्ट में जो देहरादून में प्लेस मिलता है वो है रायपुर, रायवाला, सॉरी रायपुर नहीं रायवाला, नॉट रायपुर, रायवाला, अलग अलग लोकेशन है, ठीक है। तो रायपुर जो है वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज जो है उसके आसपास वाला जो एरिया है, पीछे वाला, वो रायपुर वाला एरिया है, रायवाला अलग है। तो जब गंगा नदी आती है देहरादून होते हुए रायवाला में टच होती है, तो इस रायवाला में आकर जो सोंग नदी है जो अपने साथ सिसवा, रिस्पना, बिंदाल सबको लेके आती है, तो रायवाला में ये क्या है, गंगा के साथ मिल जाती है। तो समझ पा रहे हो आप लोग, सोंग यहाँ की मुख्य नदी है, सिसवा हो गई इसकी सहायक नदी है, सिसवा की भी सहायक कौन सी है, रिस्पना और बिंदाल, ठीक है। इसके अलावा बाल्दी नदी भी है, बाल्दी नदी भी यहीं पे आके मिलती है। ये सहस्त्र धारा, इस बाल्दी नदी जो है एक्चुअल में सहस्त्र धारा जो है इस बाल्दी नदी पे ही है। इसके बाद जब गंगा आती है गढ़वाल से होते हुए, तो जब देहरादून के लोकेशन से होते हुए गंगा गुजरती है तो वो रायवाला से गुजरती है, एग्जैक्ट में जहां रायवाला पहुंचती है तो वहां पे सोंग नदी आके क्या हो जाती है, गंगा से मिलती है। तो रायवाला में क्या है, सोंग प्लस गंगा, जो मेन नदी है ये यहां पे आके मिल जाती है रायवाला में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज जो है यहाँ की लोकेटेड करते रहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं जिले पढ़ाऊंगा, जिले सीरीज पढ़ाऊंगा, उसमें लगभग उत्तराखंड का आपका 70 से 80% जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबका माइक ऑफ है। मोहित रावत आपका माइक ऑन है, थोड़ा बंद कर दीजिएगा, ठीक है, चलिएगा। चलेगा, ठीक है, हम लोग बढ़ते आगे। अब देखिएगा, हम देहरादून की जो शान है क्लॉक टाउन, घंटाघर, उसकी बात करते हैं, ठीक है। मैं क्लॉक टाउन के बारे में आपको सब चीज बताता हूं, ठीक है। क्लॉक टाउन यानी घंटाघर देहरादून का जो है, इसका इतिहास जानते हैं, क्या है, कैसे बना और कैसे कैसे इसके विवादों से जो, ठीक है, इनके बेटे थे जिनके नाम पे बलवीर, लाला बलवीर के नाम पे ये घंटाघर है, उनके बेटे ने कुंवर आनंद सिंह ने ये बनाया है। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सब कहानी जो आप पढ़ते हो मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा, देहरादून का घंटाघर जो है ये कैसे बना, क्या बना, मैं आपको बता दूं। ब्रिटिश शासनकाल में एक न्यायाधीश हुआ करते थे, बहुत फेमस थे। वो न्यायाधीश क्या थे, उनका नाम था लाला बलवीर सिंह, बलवीर सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में ये जिला न्यायाधीश थे, ये बलवीर सिंह, लाला बलवीर सिंह। इनके बेटे हुए कौन, कुंवर आनंद सिंह। अब कुंवर आनंद सिंह अपने पिता से बहुत मोटिवेट था, ठीक है, लाला बलवीर सिंह से, क्योंकि वो अंग्रेजी शासनकाल में जिला न्यायाधीश थे। तो इन्होंने कहा देहरादून में क्यों ना मैं अपने पिता के नाम पे
कुछ ऐसी चीज बनाओ जो हमेशा के लिए यादगार रहेगी। तो इन्होंने क्लॉक टाउन या घंटाघर निर्माण करने की यहीं से बात इनके मन में उपजी। समझ में आया? अपने पिता के नाम पे, जो बलवीर क्लॉक टाउन है, एक्चुअल में उसका पूरा नाम है, जिसे हम सिर्फ घंटाघर कहते हैं वर्तमान में। अब जब घंटाघर नहीं बना तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या था, 2 टंकियां थी पानी की। इस पे जो आज वर्तमान देहरादून में घंटाघर है, उस पे 2 टंकियां हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कुंवर आनंद सिंह यहाँ पे जमीन खरीदने के लिए गए, जहां पे मेन घंटाघर है, तो कुंवर आनंद सिंह के मुकाबले में जो लोग धनी थे, उन्होंने विवाद शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भैया ये जो है ना, ये नहीं बन सकता, हम लोग इसके लिए एग्री नहीं है, ठीक है। अब ये क्या थे, इनके पास एक थे आनंद स्वरूप गर्ग, ये भूतपूर्व रिटायर नगर पालिका के अध्यक्ष थे। ये आनंद सिंह, कुंवर आनंद सिंह अलग है और आनंद स्वरूप गर्ग ये अलग है, ठीक है। ये तत्कालीन टाइम पे, इस टाइम की बात है, 1948 की बात चल रही है। ये तत्कालीन टाइम पे देहरादून नगर पालिका, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देहरादून नगर पालिका 1867 में ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे। तत्कालीन में देहरादून नगर निगम नहीं था, 1998 में बना, ये भी याद रखेगा। तो नगर पालिका के अध्यक्ष थे आनंद स्वरूप गर्ग। तो इन्होंने एक आइडिया दिया कुंवर आनंद सिंह जी को, भैया आप अपने पिता लाला बलवीर सिंह के नाम से जो क्लॉक टाउन बनाना चाहते हो, और उसमें जो भूमि विवाद आपके ही लोग उठा रहे हैं, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप तत्कालीन टाइम पे जो पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। तत्कालीन टाइम पे उत्तराखंड भी आजादी के बाद 1948 के आसपास में क्या था, संयुक्त प्रांत, यानी तत्कालीन जो वर्तमान यूपी है, संयुक्त प्रांत तत्कालीन यूपी के ही हिस्से में हम लोग एक पार्ट थे 1948 में। अब हमारे पूरे देश की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। और सरोजनी नायडू जो पहली राज्यपाल बनी वो यूपी की बनी, ठीक है। तो आनंद स्वरूप गर्ग जो तत्कालीन समय में 1948 में देहरादून नगर पालिका के अध्यक्ष थे, रिटायर थे, ठीक है। इन्होंने कुंवर आनंद सिंह को आइडिया दिया कि आप सरोजनी नायडू से मिलो, जो राज्यपाल है। अगर ये स्वीकृति दे देती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न तो जिलाधीश को यहां पे कोई प्रॉब्लम होगी, न ही नगर पालिका को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि महामहिम का ऑर्डर है, महामहिम ही कहा जाता है इन्हें, राज्यपाल को राज्य का, ठीक है। इनका ऑर्डर है तो जिलाधीश और न्यायपालिका भी जो है वो, ठीक है, मामला नहीं फंसाएंगे। तो सरोजनी नायडू के पास जब इनका, ठीक है, विजन गया, तो सरोजनी नायडू ने तुरंत में ही जो है वो एग्री कर दिया, हाँ भैया हम जो है वहां पे आपको स्वीकृति देते हैं मतलब, ठीक है। तो इसी प्रकार जब स्वीकृति दे दी, क्लॉक टाउन बना, तो 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन यूपी, यानी हमारी भी कह सकते हैं महिला राज्यपाल देश की पहली, सरोजनी नायडू ने शिलान्यास किया। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों अलग अलग है इसके घंटाघर के, याद रखेगा, यहीं पे कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो 24 जुलाई 1948 को क्या किया, शिलान्यास किया। शिलान्यास क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब शिलान्यास यहां पे इस चीज की नींव पड़ रही थी, मतलब पहली ईंट पड़ रही थी क्लॉक टाउन की, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि पहली नींव पड़ी थी, मतलब पहला ईंट पड़ा था 24 जुलाई 1948 को, इसे शिलान्यास कहा गया, वो हुआ, ठीक है, 24 जुलाई 1948 को। अब आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के 1953 में, अक्टूबर 1953 में भारत सरकार में तत्कालीन यातायात और रेल मंत्री थे, कौन? शास्त्री जी, ठीक है। आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने। तो तत्कालीन समय में अक्टूबर 1953 में ये भारत सरकार के यातायात और रेलवे मंत्रालय इनके पास था, शास्त्री जी के पास। इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1953 में देहरादून का उद्घाटन किया, देहरादून में क्लॉक टाउन का उद्घाटन किया, समझ रहे हो है ना, ठीक है। तो देहरादून में क्लॉक टाउन का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। इसके इंजीनियरों का भी नाम है रामलाल और मित्तल हरलाल, खासकर रामलाल थे इसके इंजीनियर। बताया जाता है कि जिन्होंने क्लॉक टाउन बनाया वो रामलाल थे मेन, इसके इंजीनियर का नाम भी दिया है किताब में, जहां से मैंने सोर्स लिए है, ठीक है। अक्टूबर 1953 में यातायात और रेल मंत्री तत्कालीन टाइम पे शास्त्री जी ने क्या किया, इस घंटाघर का उद्घाटन किया। शिलान्यास पूछेगा तो 24 जुलाई 1948 को किसने,
सरोजिनी नायडू ने, और उद्घाटन पूछेगा तो अक्टूबर 1953 में किसने? तत्कालीन भारत सरकार के यातायात और रेलवे मंत्री शास्त्री जी ने। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिएगा देहरादून में चूना पत्थर का इतिहास बताते हैं, क्या पता कल के दिन में क्वेश्चन कर दिया आपसे। ठीक है, वैसे बताया जाता है कि देहरादून चार चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एक चूना पत्थर, एक चौक, दो चावल और चाय। हालांकि हम लोग अब मौसम के लिए कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से खनिजों की दृष्टि से और खाद्यान्नों की दृष्टि से देहरादून, हालांकि लीची के लिए भी फेमस है, वो फल है, अलग चीज है वो। ठीक है, चूना, चौक, चावल और चाय के लिए फेमस है। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट है चूना, जो हम उठाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि देहरादून में चूना बहुत फेमस है। बताया जाता है कि तत्कालीन टाइम पे 19वीं शताब्दी में जो देहरादून है उसका चूना जो था बहुत फेमस हो गया था। लाहौर तक इसकी डिमांड चली गई थी, इसके चूने पत्थर की, लाहौर तक। जब आपने देखा होगा राम राय आए 1676 में, फतेह साहब के शासनकाल में देहरादून में, मैंने परसों बताया था 1676 में, तो इन्होंने भी जो अपना जो वो गुरुद्वारा है जो मुगल शैली का बना है, ठीक है, झंडा साहिब में, खुड़बुड़ा मोहल्ले में, उसमें बताया जाता है कि इन्होंने जो वो गुरुद्वारा बनाया उसमें भी देहरादून के चूना पत्थर जो था उसका ही प्रयोग हुआ है पूरी तरह से। हालांकि शैली वो मुगल शैली है, लेकिन मुगल शैली है तो ईंट पत्थर कुछ तो लगा होगा ना उसमें, तो देहरादून का ही चूना पत्थर लगाया है ऐसा माना जाता है। आगे चल के इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी, तो बताया जाता है, ठीक है, 1937 के आसपास में, 1937 के आसपास में देहरादून में भट्टा गांव जो है, भट्टा गांव में पहला चूना खदान की खोज की गई। ठीक है, भट्टा गांव देहरादून में 1937 में पहला चूना जो खान था उसकी खोज की गई। यही फैक्ट था, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, आगे चल के आज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, राजपुर कांच उद्योग, लिखेगा राजपुर कांच उद्योग। 1904 में क्या हुआ? 1904 में इसी राजपुर में, ठीक है, हिमालयन ग्लास वर्कर्स लिमिटेड की स्थापना हुई। याद रखिएगा, ये कांच उद्योग था। ग्लास का मतलब कांच होता है। ठीक है, तो 1904 में राजपुर में, देहरादून के राजपुर में हिमालयन ग्लास वर्कर्स लिमिटेड की स्थापना हुई। किसी कारणवश 1908 में यह उद्योग बंद हो गया। कुछ अनबन हो गई थी, पता चलता है कि भूमि विवाद या कुछ कैपिटल यानी कि पूंजी की कमी पड़ गई थी और उद्योग भी उतना नहीं चला। तो हालांकि एक प्रयास जरूर किया था राजपुर में कांच उद्योग बनाने का। 1904 में हिमालयन ग्लास वर्कर्स लिमिटेड की स्थापना की। ये हिमालयन ग्लास वर्कर्स लिमिटेड जो है, ये क्या था, राजपुर में कांच उद्योग जो है उसका निर्माण करना और उसका उत्पादन करना इनका मकसद था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ और 1908 में क्या हुआ, ये बंद हो गया। ठीक है, समझ में आया? 1878 में, 1878 में बताया जाता है कि देहरादून क्लब की स्थापना हुई। देहरादून क्लब की स्थापना हुई। फैक्ट भी लिखते जाइएगा। 1878 में बताया जाता है कि देहरादून क्लब की भी स्थापना हुई। कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 1930 में कहा जाता है कि देहरादून में रेडियो सेवा शुरू हुई। रेडियो सेवा शुरू हुई 1930 में। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है 1922 में देहरादून में पलटन बाजार का निर्माण किया गया। 1922 में देहरादून में क्या किया, पलटन बाजार का निर्माण किया गया। सब फैक्ट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख रहे हो है ना? ठीक है,
क्या हुआ 1922 में देहरादून में पलटन बाजार का निर्माण हुआ, 1930 में देहरादून रेडियो, 1978 में देहरादून जो क्लब है, ठीक है, ये फैक्ट हो गए। ठीक है, 1936 में फिर से एक बार एक डेट लिखा रहा हूं, 1936 में क्या हुआ, फादर क्लीमेंट एटली, ठीक है, ये इटालियन थे, इटालियन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक सरकारी संघ के माध्यम से, जिसे आज हम वर्तमान में क्लेमेंट टाउन बोलते हैं, जिसे आज वर्तमान में हम क्लेमेंट टाउन कहते हैं, एक्चुअल में इसका इतिहास क्या है मैं आपको बता दूं। जो फादर क्लेमेंट एटली थे, जो इटालियन थे, कहा जाता है कि जो क्लेमेंट टाउन बसाया था वो कब बसाया था, 1936। कहां के थे फादर क्लेमेंट एटली, इटली के थे, ठीक है। इन्होंने जो क्लेमेंट टाउन बसाया था, इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक सरकारी संघ के माध्यम से, ठीक है, इस भूमि को खरीदा इसके आसपास में। जब इन्होंने खरीदा तो इससे पहले यहाँ पे रिटायर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे और एग्लो इंडियन रहते थे यहाँ पे, इस क्षेत्र में एग्लो इंडियन और रिटायर जो है वो सैनिक मतलब अधिकारी लोग रहते थे। इन्होंने धीरे धीरे सहकारी संघ के माध्यम से इस पूरे एरिया को खरीदा और धीरे धीरे डेवलप कर दिया उस क्षेत्र को, और धीरे धीरे उसकी नीलामी करनी शुरू कर दी, ठीक है, धीरे धीरे नीलामी करनी शुरू कर दी। और 1936 में ये जो है ये पूरा टाउन बन गया, और इसी इन्हीं के नाम पे इसे क्लेमेंट टाउन कहा गया। समझ रहे हो है ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया ने संविधान की जो प्रथम पांच जो कॉपी मतलब प्रतिलिपि छपी थी, सर्वे ऑफ इंडिया ने देहरादून में ही छापी थी, कहा जाता है, ठीक है। उसमें से दो वर्तमान में देहरादून में है, ठीक है। एक तो आपका जो मसूरी में, ठीक है, आप दिख रहा है। एक तो वर्तमान में जो मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, ठीक है, जो सितंबर 1959 में स्टेबल हुआ था, जहां पे वर्तमान में यूपीएससी के जो मेन टॉपर्स होते हैं आईएएस, उनकी ट्रेनिंग होती है, एक तो वहां पे है। एक सर्वे ऑफ इंडिया ने वहीं देहरादून में दो है, मतलब एक वहां है एक दूसरी जगह है, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से संविधान की 5 स्टार्टिंग की जो प्रति है वो देहरादून से ही निकाली थी। इसमें से 2 देहरादून में है, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में है, एक संसद में है। 5 वर्तमान में जो वहां पे हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा देहरादून का जो चावल बासमती चावल बहुत फेमस है, उसके बारे में भी थोड़ी बताता हूं मैं आपको। जो बासमती चावल बहुत फेमस है, ठीक है। बताया जाता है कि 1839 में अंग्रेजी अफगान युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था। अफगानिस्तान के अफगान कहे जाते हैं, कोई और नहीं है, ठीक है। इनके बीच में युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों ने अफगानों को हराया और जो राज्य बंदी बनाया, तो इन्होंने ये देहरादून लेके आए। इनको जब बंदी बनाया, इस युद्ध में हराया, इनको हराया तो देहरादून में लेके आए। और देहरादून में जब लेके आए तो जब अफगान थे जो देहरादून की ओर आए, तो इसमें एक मोहम्मद नाम का अफगान था, ठीक है। इनमें एक मोहम्मद नाम का अफगान था। वो अपने साथ जो है बासमती चावल के कुछ बीज जो है वो लेके आया था देहरादून में, जो मोहम्मद है, ठीक है। ये स्टोरी है 1839 में जब अंग्रेजों ने अफगानों के को हराया था और अंग्रेजी अफगान युद्ध हुआ था, तो जो बच गए थे उनको बंदी के रूप में ये लोग देहरादून लाए और इन्होंने कुछ अफगानों को देहरादून बसा दिया। उसमें से एक अफगान थे मोहम्मद, वो अपने साथ चावल के बीज लेके आए। और उन्होंने जो चावल के बीज लेके आए, तो क्या करते उस टाइम पे, ऐसा तो कुछ था नहीं, उन्होंने देखा खेत खेत में लगा दिया, तो ये जो चावल था ये अफगानिस्तान से भी अच्छी कंडीशन में बताया जाता है कि यहाँ पे पनप गया, ठीक है। और वर्तमान में वही चावल जो है, जो हम देहरादून का चावल चावल कहते हैं, वो एक्चुअल में मोहम्मद जो था अफगानिस्तान का, वो लेके आया था बीज और उसने उगाया था देहरादून में क्या, पहला चावल, ठीक है।
ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।